हाँ जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई राजनीतिक विज्ञान की क्लास में। हमने पिछली क्लास में अपने पंचायती राज व्यवस्था थी, यानी कि जो स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमने पंचायती राज पढ़ा था। और आज स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अपने नगरीय स्थानीय जो स्वशासन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई नगरों में भी बहुत ज़रूरी है, नगर हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है आपको पता है। तो उनकी भी आपकी किस प्रकार से वहाँ पर शासन स्थापित किया जाए और किस प्रकार से वहाँ के लिए भी आपके संवैधानिक चीज़ों का गठन किया जाए, और कौन कौन से जिस हिसाब से हम ग्राम पंचायत पढ़ रहे थे, पंचायत समिति पढ़ रहे थे, जिला परिषद पढ़ रहे थे, तो इनमें भी किस प्रकार से नगर पालिका नगर निगमों की व्यवस्था की गई हैं, सारी चीज़ें मज़े से हम पढ़ेंगे। तो इस क्लास में आधे घंटे तक क्लास लेते हैं, जितना पढ़ पाते हैं ठीक है, वरना अगली क्लास में देखेंगे। ओके, तो देखते हैं नगरों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने और उसे सक्रिय बनाने के हेतु। अब जो स्थानीय अपने स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन को विशेष तौर पे किस पे, आपके नगरों की बात करें, किसकी, नगरों की बात करें, तो यहाँ पर आपके स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए, सक्रिय बनाने के लिए 1992 में वो 73वां संविधान संशोधन आया था। तो ये अपने 74वां संविधान संशोधन लाते हैं। और कब 1900 यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने, 92 लिखा है, 92 करते हैं, 93 कर 94 किया ना, ठीक है। तो यहाँ पर 92 में 74वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है, जो 1 जून को अपने क्या है, 1 जून 1973 से क्या होता है आपके लागू होता है, ठीक है। तो कब आता है, 1992 में आता है। कब आता है, 1992 में आता है। तारीख वही है, लेकिन फर्क इतना है कि वो 73वां था, ये 74वां है। 1 जून 1993 को लागू होता है। इसके तहत अपने भाग कौन सा, भाग अपना 11 जोड़ा गया, सॉरी 9, ये क्या 9 जोड़ा गया, और आपके अनुच्छेद 243 त से लेकर, यानी कि 243 पी से लेकर 243 य 6, यानी कि ZG के आपके उपबंध किए गए हैं। ओके, मैं समझ गया। यहाँ पर अपने क्या है, भाग 9 दे रहा है, मैं वो आपके किस में अनुसूची में चला गया था, भाग 12 वाली, सॉरी जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में ये आपके विषय जोड़ा गया था, ये बात याद रखना है, ठीक है। तो कुल मिला के भारतीय संविधान में देखें तो भाग 9 में भाग 9 क्या जोड़ा गया, ठीक है। तो अनुच्छेद आपके 243 आपके पी से लेकर 243 ZG तक आपके उपबंध किए गए हैं। राजस्थान में स्थानीय निकायों के प्रशासन हेतु राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 लाए गए और 11 सितंबर 2009 को प्रभावी हुआ। क्या लेके आए, 2009 लेके आए आपके राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, और 11 सितंबर 2009 को प्रभावी होते हैं। ओके, ये बात तो क्या समझ में आई। आगे तो समझते हैं क्या संविधान के अनुच्छेद और उसके प्रावधान देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि 243 पी के अंतर्गत क्या बात कही गई है। पी से सीधा समझ में आ रहा है कि पी से परिभाषाएं दी गई हैं। ओके जी, तो क्यू क्या है, क्यू कहता है गठबंधन। नगर पालिकाओं का गठबंधन क्यों करना है, तो गठबंधन की बात करता है क्यू, गठन की बात क्यों कर रहा है, क्यू के। 243 आर कहता है संरचना, आर क्या है, संरचना की बात कर रहा है, ओके। और 243 एस बात करता है वार्ड समितियों, एस फॉर समितियों का आदि का गठन, और आपकी एस फॉर संरचना, तो वार्ड की समितियों आदि का गठन और उसकी संरचना की बात करता है 243 एस। 243 टी बात करता है आपके स्थानों का आरक्षण, स्थानों के आरक्षण की बात करता है कौन, टी बात करता है। यू बात करता है नगर पालिका की, यू फॉर उम्र, ई फॉर अवधि देखा था हमने 243 ई में अवधि देखा था, लेकिन यहाँ पर 243 यू देखते हैं, यू फॉर क्या हो गया आपके, उम्र हो गया, ठीक है। यानी कि क्या देखें, नगर पालिका की अवधि और आदि सारी चीज़ें क्या है, यू में है। वी क्या है, वी है निर्भरताएं, और वहाँ पर निर्भरताएं किस में थी, एफ में थी, और यहाँ पर किस में है, वी में है आपके निर्भरताएं, ठीक है जी। ओके, आगे बढ़े। डब्ल्यू बात करता है शक्तियों की, प्राधिकार की, उत्तरदायित्व की, क्या बात करता है, डब्ल्यू बात करता है, और वहाँ पर कर रहा था आपके जी फॉर ग्रेप्स
चले, तो डब्लू आपके क्या है, शक्तियाँ, और जिसके अभी छोड़ो, मैं ज़्यादा एग्जाम्पल दूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो डब्लू क्या है, डब्लू आपने, हाँ ठीक है, ये देख सकते हैं कि डब्लू किसे, वो अपनी मूवी थी ना धमाल थी एक बार फिर धमाल थी कौन में, तो डब्लू उसी को ही मिलता था जिसके पास क्या थी, शक्ति थी। तो शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व डब्लू में है, तो जी में भी है। तो अगर आपके पास जी है तो डब्लू होगा, ठीक है, तो शक्ति होगी। डन। चलिए एक्स की बात करें तो आपकी अधिरोपित आपके करने की शक्ति और निधियाँ होगी। नगर पालिका के द्वारा अधिरोपित करने की क्या होगी, शक्ति होगी, और उनकी निधियों की बात करता है एक्स की। एक्स अधिरोपण की बात करते हैं, हमेशा अधिरोपित करती रहती हैं, चाहे वो शक्ति के बारे में हो या कोई निधि के बारे में हो, ठीक है ना। वाई आपकी बात करता है वित्त आयोग की, आप पैसे खर्च करो, वाई मैं क्यों करूँ, तो वित्त आयोग, ठीक है ना। जेड अगर बात करता है नगर पालिका की लेखाओं के आपकी संप्रेक्षण की बात करता है, ठीक है ना। जेड ए बात करता है नगर पालिकाओं के लिए आपके निर्वाचन की बात करता है, कौन, जेड ए। जेड ए क्या करता है, निर्वाचन की बात करता है नगर पालिकाओं के लिए। 243 जेड बी बात करता है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना, संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ये जेड बी बात करता है। वहीं जेड सी बात करता है इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में आपके लागू न होने की स्थिति में क्या है, जेड सी। जेड डी आपके जिला योजना के लिए समिति है, और जेड ई आपके महानगर योजना के लिए समिति है। तो जिला योजना के लिए समिति जेड डी, और जेड आपकी ई महानगर योजना के लिए समिति है। जेड एफ विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं को बढ़ान आपकी क्या है, बना रहना, तो विद्यमान विद्या है नगर पालिकाएं हैं उनका बना रहना जेड एफ कहता है। जेड जी आपके निर्वाचित संबंधी मामलों के न्यायालय के हस्तक्षेप से आपकी क्या रखा है, वर्जन रखा है, किसमें, जेड जी। ओके डन। नेक्स्ट, तो सारी चीज़ें हमने प्रावधान देखी। अगर थोड़ा सा रिवीजन करा जाए तो बात करें इससे वापस थोड़ा सा, तो देखो पी परिभाषा, क्यू नगर पालिका का गठन, आर उसकी नगर पालिका की संरचना, एस वार्ड की आपकी समितियाँ आदि का गठन और संरचना, टी स्थानों का आरक्षण, यू नगर पालिका की अवधि, वी हो गई सदस्य की निर्भरताएं, डब्ल्यू हो गया आपके शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, एक्स हो गया आपकी क्या, नगर पालिकाओं के द्वारा, नगर पालिकाओं के द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति, उनके आपके निधियाँ, वाई यानी वित्त आयोग, जेड फॉर आपके लेखाओं की संप्रेक्षा, जेड ए आपके नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, जेड बी राज्य क्षेत्रों में लागू होना, जेड सी है कि इस भाग पर कतिपय लागू न होना, जेड डी जिला आपकी योजना के लिए समिति, जेड ई महानगर योजना के लिए समिति, और जेड एफ आपके विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना, जेड जी आपकी कहता है निर्वाचित संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप से क्या है, वर्जन करना है। तो हम देखते हैं 243 पी परिभाषाओं के संदर्भ में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो महानगर आपके क्षेत्र, महानगर क्षेत्र में क्या क्या आएगा, तो महानगर क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिसकी आपकी जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 10 लाख, कितने भाई साहब, 10 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र अभिप्रेरित है जिसमें एक या अधिक जिले समाविष्ट हैं। तो एक ज़िला या उससे अधिक ज़िला समाविष्ट होना चाहिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, और जो 2 या 2 से अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है। तो 2 या 2 से अधिक आपके नगर पालिकाएँ हैं या पंचायतें हैं, उनके अन्य आपके संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है, जिसे राज्यपाल इस भाग के प्रयोजन के लिए लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र के लिए आपके निर्दिष्ट करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन आपके ये कंडीशंस होने पर। नगर पालिका की बात करें तो आपके क्यू जो है गठन की बात करता है, तो अनुच्छेद 243 क्यू के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्थान क्या कहलाती है, आपके नगर पालिका कहलाती है। पंचायत आपके अनुच्छेद 243 बी के अधीन गठित पंचायत क्षेत्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। 243 क्यू नगर पालिका, 243 बी के द्वारा अधीन गठित पंचायत क्षेत्र पंचायत कहलाता है। महानगर क्षेत्र देखा, ये परिभाषा देखी 243 पी के अंतर्गत। आगे अगर बढ़ा जाए और आगे बढ़ते हुए बात की जाए आपके अनुच्छेद 243 क्यू की, गठन की बात करता है। 74वें संविधान संशोधन में 3 प्रकार की नगरीय प्रशासन की संस्थाओं का प्रावधान किया गया, एक नगर निगम, एक नगर परिषद, एक नगर पंचायत, ठीक है ना। जिस प्रकार से हमने देखा ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, उसी प्रकार से हम कुछ चीज़ें यहाँ पर भी देखें तो नगर निगम वे होते हैं जिसकी 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में
या वृहद आपके नगरीय क्षेत्र होते हैं कितने 5 लाख से अधिक, वो कहते हैं नगर निगम कहलाते हैं। नगर परिषद 1 लाख से अधिक तथा 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र होगी। तो अब 5 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो नगर निगम बन जाएंगे। तो 5 लाख से कम, 1 लाख से अधिक। अगर 1 लाख से कम होगी तो वो क्या बन जाएगी, नगर की आपकी पंचायत बन जाएगी। नगर की पंचायत बन जाएगी 1 लाख से कम होने पर। तो ऐसे संक्रमणशील क्षेत्रों में गाँव से शहर बनने की प्रक्रिया में आपके होते हैं वो नगर पंचायत होते हैं। ठीक है। और नगर परिषद है जो आपको ये 5 लाख से अधिक और 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या लघुतर नगरीय क्षेत्र होते हैं उसे नगर परिषद कहते हैं। तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के बारे में देखा। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में या ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र जो गाँवों से शहर बनने की प्रक्रिया में है वो नगर पंचायत होगी। ठीक है। राजस्थान सरकार ने नगर पंचायत के स्थान पर नगर पालिका बोर्ड का गठन किया है। तो राजस्थान सरकार ने नगर जो पंचायत है इसके स्थान पर क्या है, नगर पालिका बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड के आपकी क्या है वह सब गठन किया है। तो नगर पालिका बोर्ड का गठन हो चुका है। तो आपके 243 क्यू यानी कि गठन देखने के बाद हम बात करें क्यू के बाद आर बात करता है संरचना की। आर किसकी बात करता है, आर बात करता है आपके संरचना की बात करता है। किसकी बात करता है, संरचना की बात करता है। 243 आर, प्रत्येक नगरीय निकाय को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है जिसे वार्ड कहा जाता है। तो प्रत्येक नगरीय निकाय है उसको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में, प्रादेशिक क्या निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जिसे क्या कहते हैं, वार्ड कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन होता है। राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर निम्न को आपके शामिल कर सकती है। राज्य विधानमंडल है, ये विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर आपके निम्न को शामिल कर सकती हैं। एक कि नगरीय प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को, इस संरचना के अंतर्गत नगरीय जो प्रशासन है इस प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति को शामिल किया जा सकता है। फिर है नगर पालिका वार्ड से 6 सदस्य आपके मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है सब, नगरीय निकाय देख रहे हैं निर्वाचन, यहाँ पर देखें तो एक तो आपके नगरीय प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाला व्यक्ति, नगर पालिका वार्ड है वहाँ से मनोनीत सदस्य 6, नगर परिषद है वहाँ से मनोनीत सदस्य 8, नगर निगम है मनोनीत सदस्य 12। नगर निगम 12, नगर परिषद 8, नगर पालिका वार्ड से 6 और एक आपके अनुभवी व्यक्ति हो गया। तो राजस्थान विशेष के तौर में ये बातें देखने को मिलती है। 8 तारीख 4 महीना 2021 के पश्चात उक्त मनोनीत सदस्यों में से एक सदस्य दिव्यांगजन होना क्या है, अनिवार्य माना गया कर दिया गया है। मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है। दूसरा कि नगरीय निकायों में सम्मिलित निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा व विधानसभा के सदस्य। तो पहले तो एक ये हो गया आपके कि नगरीय जो प्रशासन के विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जिसमें हम देख रहे हैं नगर पालिका वार्ड से आ रहे हैं, नगर परिषद से आ रहे हैं, नगर निगम से आ रहे हैं, 12, 8, 6 आ रहे हैं। तो एक तो ये फंडा हुआ। दूसरा फंडा अपने ये निकल के आता है जिसमें नगरीय निकायों में सम्मिलित जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने वाले आपके लोकसभा और साथ में विधानसभा के क्या सदस्य हैं। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में, तो विधानसभा के क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में। तो देखिएगा विधानसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में नगर पालिका वार्ड, नगर परिषद, नगर निगम, और वहीं लोकसभा सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में नगर परिषद और नगर निगम आता है। तो नगर पालिका वार्ड ओनली किस में आता है भाई साहब, विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र में आता है। नगर परिषद और नगर निगम इन दोनों में क्या है, इक्विवेलेंट है। तो प्रतिनिधित्व व मत अधिकार होगा। तीसरी बात देखें तो नगरीय क्षेत्रों में निर्वाचन के रूप में पंजीकृत राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य हैं। तो नगरीय क्षेत्रों के में आपके निर्वाचक के रूप में पंजीकृत राज्यसभा और विधानसभा के भी सदस्य हैं। राजस्थान में राज्यसभा सदस्यों के प्रतिनिधित्व आपके नहीं दिया गया है। तो राजस्थान विशेष के रूप में देखें तो राज्यसभा सदस्यों को प्रतिनिधित्व इसमें नहीं दिया गया है। वार्ड समिति के अध्यक्ष 3 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाली नगरीय निकाय हैं। उन नगरीय निकायों में एक अथवा एक से अधिक वार्डों से मिलाकर वार्ड समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है। यदि कोई वार्ड समिति 2 या 2 से अधिक वार्डों से मिलकर बनती है तो वहां नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को उस वार्ड समिति के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित कर समिति का क्या है, अध्यक्ष बनाया जाएगा। ठीक है। स्थानों का आरक्षण देखते हैं, बात करते हैं।
तो वार्ड की समिति हमने देखी 243 के अंतर्गत। तो कुल मिला के बात है। चौथा हमने देखे कि वार्ड समितियों के अध्यक्ष थे, तो वार्ड समितियों के अध्यक्ष थे उनको शामिल किया गया, और उसके बाद हम सीधे वार्ड समितियों की तरफ बढ़े। ठीक है, जस्ट वेट फ्यू सेकेंड्स, लेट मी मोर क्लियर यू, लेट मी मोर क्लियर। तो आपके संरचना के अंतर्गत अनुच्छेद जो 243 आ रहे हैं, इसमें हमने देख लिया है 4, यानी कि वार्ड समितियों के अध्यक्ष तक, ये सारे इसमें क्या होने वाले हैं, आपके शामिल होने वाले हैं। ठीक है साहब, ओके ओके हैं, यानी कि प्रत्येक नगरीय निकाय को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में आपके विभाजित किया जाता है। नगरीय निकाय है उनको प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया जाता है, जैसे वार्ड कहते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो राज्य विधानमंडल के द्वारा विधि बनाकर आपकी क्या है, इन सबको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सारे ये हो गए। फिर हम क्या पढ़े, 243 पढ़े। 243 क्या पढ़े भाई साहब, एस पढ़े, रुक जा, 243 इस अंतर्गत आपके वार्ड समितियाँ की बात करता है। तो 3 लाख से अधिक जनसंख्या रखने वाले नगरीय जो निकाय हैं, इन नगरीय निकायों में एक या इससे एक से अधिक वार्डों से मिलाकर आपके वार्ड समितियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, यदि कोई वार्ड समिति 2 या अधिक वार्डों से मिलकर बनती है, तो हाँ, नगर पालिका में ऐसे वार्डों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से एक सदस्य को उस वार्ड समिति के सदस्य के द्वारा निर्वाचित कर आपकी समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। समझ भाई बात। आगे बढ़ते हैं, स्थानों का आरक्षण के बारे में देखते हैं। आरक्षण की बात करता है टी में। नगरीय निकायों में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। राजस्थान विशेष में देखें तो पिछड़े वर्ग हेतु आरक्षण के बारे में बात करें तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो 2009 है, इसके अनुसार पिछड़े वर्गों हेतु अधिकतम आपके 21% तक का आपके उतना जितना संबंधित जिले में अनुसूचित जाति और जनजातियों की सम्मिलित शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले के कुल आपके शहरी जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। ठीक है, तो नगर पालिका का जो ये अधिनियम है, इसमें 2009 के अनुसार पिछड़े वर्गों को 21% तथा उतना जितना संबंधित जिले के अनुसूचित जाति और जनजातियों की सम्मिलित शहरी जनसंख्या का प्रतिशत उस जिले की कुल शहरी जनसंख्या के 50% से कम पड़ता है। जिले में कुल शहरी जनसंख्या का 50% जिले में SC और ST के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है जो कम पड़े। नोट देखें तो SC ST के कुल शहरी जनसंख्या 70% से कम है, तो प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक संस्थान में कम से कम एक स्थान आपके पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण होगा। बात समझ में आई। 70% से अगर कम है ST SC के आपके कुल शहरी जनसंख्या का, तो प्रत्येक स्तर पर आपके प्रत्येक संस्थानों में कम से कम एक स्थान पिछड़े वर्गों के हेतु आरक्षित होगा। महिलाओं हेतु आपके नियमानुसार स्थान आरक्षित किए जाते हैं, न कि जनसंख्या के अनुपात में। राजस्थान में महिलाओं के 50% स्थान आरक्षित किया जा चुका है। न्यायालय ने इसे निरस्त कर दिया। अभी 33% का ये आपके उपबंध लागू है। ठीक है, सभी स्थान चक्रानुक्रम में आपके आधार पर आरक्षित किए जाते हैं। आरक्षित स्थानों का निर्धारण चुनाव से पहले लॉटरी पद्धति से किया जाता है। आरक्षण वर्ग के व्यक्ति या महिलाएं सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो आरक्षित वर्ग की व्यक्ति या महिलाएं सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकती हैं। नगर परिषद नगर निगम के पूरे निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे निर्वाचन किया जाता है। तो नगर परिषद नगर निगम के पूरे निर्वाचन क्षेत्र को वार्डों में बांटा जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद का जनता द्वारा सीधे आपके निर्वाचन किया जाता है। ये बात ख्याल रखने लायक बात है। नगर पालिकाओं का कार्यकाल देखिए 243 यू के अंतर्गत, यू फॉर उम्र मतलब कार्यकाल। तो सभी स्तरों की संस्थानों के आपके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है, जैसे कि पंचायती राज या पंचायती स्तर पर है। समय पूरा होने से पहले भी इन्हें विघटित किया जा सकता है। इसके बाद आपके 6 माह में नई संस्थाओं का गठन करना अनिवार्य है। विघटन के परिणाम स्वरूप नवगठित जो नगर पालिकाएं हैं
शेष कार्यकाल तक ही बनी रहेगी, न कि वो 5 वर्ष के लिए। तो विघटन की स्थिति में ऐसे होने वाला कि वो कार्यकाल जब भी विघटित हो जाती तो 5 साल के लिए कार्यकाल नहीं होगा, कम समय के लिए होगा जितना बचा होगा। सदस्य की निर्हरताएं के बारे में बात करते हैं, जो 243 के अंतर्गत बात कही गई है। कोई व्यक्ति नगरपालिका का सदस्य बनने या बनने रहने की योग्य नहीं होगा यदि वह व्यक्ति राज्य विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जिस कानून के तहत अयोग्य है, उसी कारण से नगरपालिका के लिए भी अयोग्य होगा। जिस प्रकार से राज्य की विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए जिस कानून के तहत आपके अयोग्य हैं, उसी कारण से जो नगरपालिका है उसी के अयोग्य होगा। लेकिन अगर उसकी उम्र 21 साल पूरी हो चुकी है तो उसे केवल इस वजह से अयोग्य नहीं माना जाएगा कि वह 25 साल से कम है। राज्य सरकार ने कुल मिला के ये बात है कि विधानसभा में 25 ईयर्स का आपको पता होगा एज लिमिट रखी गई है न्यूनतम, लेकिन इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि विधानसभा में 25 साल है तो ये 21 साल का कैसे चुनाव लड़ रहा है। तो इसमें आपके एक शिथिलता दे रखी है। राज्य सरकार ने नगरपालिका से जुड़ा कोई ऐसा कानून बनाया है जिसके अनुसार वह व्यक्ति अयोग्य ठहराया गया हो। तो राज्य सरकार ने अगर नगरपालिका से जुड़ा कोई ऐसा कानून बना दिया गया हो, लॉ ला दिया गया हो, जिसके द्वारा अपने अनुसार व्यक्ति अयोग्य ठहरा दिया गया हो, तो बात अलग बनती है। अयोग्यता से संबंधित विवादों का निर्णय है ये कौन करेगा? कोई नगरपालिका सदस्य अयोग्य हो गया हो या नहीं है, इस मामले का पूरा फैसला राज्य के कानून में तय की गई प्राधिकृत संस्था है वो करेगी, और उसी तरीके से करेगी जो राज्य कानून में बताया गया है। राजस्थान विशेष के संदर्भ में किस प्रकार के कानून है वो अगर देखा जाए तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 है। इसकी धारा आपके 21 से लेकर 24 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ सकता है जो बंदा 21 वर्ष के पूर्ण आपके आयु कर चुका हो, जिसका नाम संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड के मतदाता सूची में आता हो। ठीक है, सरपंचों की तरह ही देखने को मिल रहा है। 27 से आपके 27/11/1950 पश्चात व्यक्ति की संतानों की संख्या क्या है, बढ़कर 2 से अधिक नहीं हो। तो ये चीज़ आप हटा दी गई है। अब दो से ज़्यादा जनसंख्या उसके अगर बच्चे हैं तो भी लड़ सकता है। ये कानून अब पुराना हो चुका है, इसको आप लाइन हटा सकते हैं। यहाँ एक ही आपके प्रसव में यहाँ एक प्रसव से पैदा होने वाली संतानों की कोई भी संख्या एक इकाई माना जाएगा। गोद लिए गए बच्चों की संख्या की आपकी गिनती कम नहीं होगी। ये बातें अब रहेगी पुरानी, छोड़ो इन्हें। इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 में वर्णित योग्यता रखता हो एवं धारा 24 के वर्णित अयोग्य ना हो। ठीक है, और आपको एक बार बात बता दूं, जो कुष्ठ रोग था ये आपकी अयोग्यता में पहले आता था, तो उसको इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो कुष्ठ रोगी भी अब क्या चुनाव लड़ सकता है। नगरीय स्वशासन के बारे में अब बात करते हैं। चलिए सारों को अब मिलाकर बात करते हैं तुलनात्मक रूप से। विवरण है जिसमें अवधि देखते हैं, अनुच्छेद जो 243 यू के अंतर्गत, यू फॉर उम्र फॉर अवधि। ओके, तो नगर निगम की जो बृहत्तर नगरीय क्षेत्र है, नगर परिषद जो लघुतर आपके नगरीय क्षेत्र है, और नगर पालिका जो संक्रमणशील क्षेत्र है। तो पावर से बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है, लेकिन इनकी अवधि सारों में सेम है। 5 वर्ष के आपके 5 वर्ष तक का कार्यकाल रहने वाला है। ओके, डन। सभी में आपके निर्वाचित हेतु आयु भी सेम है, 21 वर्ष है, ये बात भी डन है। ओके, अध्यक्ष क्या कहलाएगा? तो नगर निगम का अध्यक्ष आपके महापौर कहलाएगा, नगर परिषद का सभापति कहलाएगा, और नगर पालिका का आपके अध्यक्ष कहलाएगा। ओके, तो महापौर, सभापति और अध्यक्ष। नगर निगम का महापौर, नगर परिषद का सभापति और नगर पालिका का अध्यक्ष। निर्वाचन देखें तो निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन है पार्षद होगा, जो ये प्रत्यक्ष रूप से आपके चुना जाएगा जनता के द्वारा। महापौर और उप महापौर पार्षदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, जैसे कि प्रधान चुना जाता है। डन। फिर बात करें पार्षद की। यहाँ पर पार्षद भी आपकी क्या है, नगर जो परिषद है इसमें प्रत्यक्ष रूप से पार्षद चुने जाते हैं, और ये मिलकर सभापति और उप सभापति का अप्रत्यक्ष रूप से आपके चुनाव करते हैं। डन। नगर पालिका में आपके पार्षद है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और
अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये अप्रत्यक्ष रूप से आपके पार्षदों के द्वारा चुने जाते हैं। तो पार्षद तीनों में देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से हैं, बाकी आपके जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सभापति हैं, महापौर हैं, उप महापौर है, फलाना ढिमका सभी हैं, ये आपके अप्रत्यक्ष रूप से पार्षदों के द्वारा चुने जा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकारी में देखें तो नगर निगम में प्रशासनिक अधिकारी होगा, आयुक्त होगा, मुख्य कार्यकारी आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके देखते हैं नगर परिषद में तो आयुक्त होगा और अधिशासी अधिकारी होगा नगर निगम में, नगर निगम नहीं, नगर पालिका में। तो अधिशासी अधिकारी किसमें? नगर पालिका में। नगर परिषद में आयुक्त और नगर पालिका में आयुक्त कौन होगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। बैठ के देखें तो 2 माह में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए, किसमें? नगर निगम में। और प्रति 2 माह में कम से कम 1 बैठक, और प्रति 2 माह में कम से कम 1 बैठक ही आपके नगर परिषद में होनी चाहिए। तो नगर निगम और नगर परिषद की सिस्टम हो गया। और प्रति 2 माह में ही कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए आपके नगर पालिका में। तो प्रति 2 माह में कम से कम 1 बैठक, सारों में ही आपकी क्या है? एक ही प्रकार की बातें कही गई हैं। नेक्स्ट, बात करें राजस्थान में शहरी स्वशासन में आपके निम्न आपके अभिकरण कार्यरत हैं। कौन कौन से देखिए आपके कार्यरत हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। तो राजस्थान में शहरी स्वशासन में आपके निम्न रूप से आपके अभिकरण कार्यरत हैं। तो सबसे पहले नगरीय आपके जो प्रशासन की संस्थाएं हैं, नहीं कॉपी नहीं होगा शायद, नगरीय ये प्रशासन, तो ये नगरीय प्रशासन है। इस नगरीय प्रशासन की संस्थाएं देखें तो 2 भागों में बांटी जाएगी। एक होगी संवैधानिक, एक होगी संवैधानिक, एक होगी संवैधानेतर। संवैधानेतर, ठीक है। संवैधानिक आपके जो हैं, इस संवैधानिक के अंतर्गत ही और वर्गों में बांटेंगे। कितने? 3 भागों में। एक हो जाएगा नगर निगम, एक परिषद हो गई या नगर परिषद, और एक हो जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका बोर्ड। और संवैधानेतर में आपके हो जाएगा ये 2 भागों में होगा। एक होगा एकल उद्देश्य, एक होगा छावनी मंडल। ये छावनी मंडल, और ये हो जाएगा एकल उद्देश्य, एकल उद्देश्य अभिकरण, एकल उद्देश्य अभिकरण। सही है। और इस एकल उद्देश्य अभिकरण को भी 2 भागों में बांटेंगे। कौन से 2 भाग? एक हो जाएगा विकास प्राधिकरण और एक हो जाएगा नगर सुधार न्यास। नगर सुधार न्यास, नगर सुधार न्यास और विकास प्राधिकरण। डन। ये 2 भागों में बंट गए आपके एकल उद्देश्य प्राधिकरण। तो नगरीय प्रशासन है, इस नगरीय प्रशासन की संस्थाएं 2 भागों में बांटी गई है, संवैधानिक और संवैधानेतर। संवैधानिक होगी 3 टाइप्स की, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका बोर्ड। संवैधानेतर एकल उद्देश्य अभिकरण, छावनी मंडल। एकल उद्देश्य अभिकरण हो गया 2 टाइप्स में, एक होगी विकास प्राधिकरण, एक हो गया आपके नगर सुधार न्यास। तो सबसे पहले हम देखेंगे नगर निगम को। किसको देखेंगे? नगर निगम को। और इस नगर निगम को अपन नगर निगम को कुछ चीजें अभी स्टार्ट कर दे या फिर अगली क्लास में देखें? कुछ एक चीजें देखते हैं। नगर निगम में सदस्य हैं, नगर निगम के सदस्य अर्थात पार्षद अपने में से ही एक को महापौर और एक उप महापौर आपके निर्वाचित करते हैं, जो अभी देखा था। महापौर और उप महापौर पदों में आपके
पदों में भी आरक्षण की व्यवस्था रहती है। ये बात याद रखने की बात है, इसमें भी आरक्षण की व्यवस्था है। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। तो महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है जिसका आपके कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो महापौर है ये नगर निगम का प्रथम नागरिक होता है। जैसे कि राज्य का राज्यपाल होता है, देश का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही नगर निगम का महापौर प्रथम नागरिक होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मृत्यु, पद त्याग अथवा सदस्य के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण पद आपके समय से पहले ही ढपीट बच सकता है, रिक्त हो सकता है। पद रिक्त होने पर शेष अवधि के लिए निगम के सदस्य अपने में से ही पुनः महापौर या उप महापौर चुन लेते हैं। पद रिक्त होने पर अपने शेष अवधि के लिए क्या करते हैं, निगम के सदस्य हैं अपने में से ही अपने पुनः महापौर या उप महापौर चुन लेते हैं। महापौर नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करता है और मुख्य कार्यकारी अधिकारी से नगर निगम से संबंधित कोई प्रतिवेदन है या जानकारी है प्राप्त कर सकता है। ये आपके महापौर के पास पावर रहने वाला है। महापौर की अनुपस्थिति में उप महापौर के द्वारा सभी कार्य आपके संपन्न किए जाते हैं। ओके, बात करें इसके प्रमुख रूप से आयुक्त के पद की, तो देखिएगा नगर निगम में विधायी व कार्यकारी शक्तियों का आपके पृथक्करण किया गया है। तो नगर निगम में विधायी और कार्यकारी जो शक्ति है इनका पृथक्करण किया गया है। विधायी शक्तियों का उपयोग महापौर के द्वारा किया जाता है और वहीं आपके कार्यकारी जो शक्ति है इसका प्रयोग आपके नगर निगम आयुक्त यानी कि मुख्य कार्यकारी आपके अधिकारी के द्वारा किया जाता है। मोस्ट है, याद रखने लायक बात है। राज्य सरकार की ओर से नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विभिन्न जो आयुक्त हैं इन विभिन्न आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य सरकार की ओर से नगर निगम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विभिन्न आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी निगम की परिषद और उसकी स्थायी समितियों की बैठकों में हिस्सा ले सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी या निगम की जो परिषद एवं उसकी स्थायी समिति है उसकी बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, और देखें निगम अभिलेख, दस्तावेज और बजट की उसकी देखरेख में तैयार होते हैं आयुक्त के देखरेख में। अभिलेख है, दस्तावेज है और बजट है। यह परिषद के द्वारा निर्धारित नीतियों, निर्मित कानूनों और स्वीकृत नियमों और उप नियमों की व्यवहार में क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व इसके पास ही होता है, आयुक्त के पास। निगम के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उसके प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ये बात भी आयुक्त के रूप में देखने के लायक बात है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समितियों के बारे में पढ़ेंगे नगर निगम की, लेकिन अगली क्लास में। इस कक्षा में इतना ही महज, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।